एचआर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या आप लोगों की अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एचआर क्या होता है, किस तरीके से काम कर रहा होता है और क्या इसकी सारी चीज़ें? तो हम देन फिर आपकी डिस्कशन को लेके फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस चीज़ को। तो इसमें ऐड करें, मुझे बताएं क्या होता है एचआर मैनेजमेंट। कोई भी एचआर ऑर्गेनाइजेशन होती। जी जी, वन बाय वन, वन बाय वन। एचआर मैनेजमेंट जो है हायरिंग के लिए होती है कि स्टाफ हायरिंग करना एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में। और इसके अलावा जी आशी आप कुछ कह रही थी। जी, एचआर डिपार्टमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना बैकबोन होता है। सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जितने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो भी बेनिफिट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उन्हें ट्रेन करना, उन्हें हायर करना, ये सब एचआर डिपार्ट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गुड। जी कुलसुम आप कुछ कह रही थी। जी, मैंने भी यही बोलना था जो सब इन लोगों ने बोल दिया। और दूसरा ये कि एचआर बहुत सारी चीजें ऐसी देखता है कि आया कि वो जॉब इस फील्ड के लिहाज से इस पर्सन के लिए है भी या नहीं। ये सारी ओवरऑल चीजें इसमें आती हैं। सुल्तान आप कुछ ऐड करना चाहेंगे एचआर मैनेजमेंट से रिलेटेड? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि क्या होता है एचआर मैनेजमेंट? सुल्तान आपको आवाज आ रही है? अच्छा जी, चलें इसमें एक चीज पहले हम देख लेते हैं। इसके नेम को हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है? वो नेम ब्रेक डाउन हम किस तरीके से करेंगे? एच आर मैनेजमेंट। हम देखेंगे कि एच आर मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले तो एच आर की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो एच आर की जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन रिसोर्स। और देन जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे वो चीज हम देख लेते हैं। एच आर मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि हमने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है। तो अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन की पहले बात करते हैं, देन फिर एचआर आपको खुद समझ आ जाएगा। मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी चीज को मैनेज करना, ठीक है? जैसे कि अगर आपको कोई चीज परचेज करनी है, लेट से कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है? तो 100 रुपए में अगर आप मार्केट जाते हैं और 100 रुपए का सामान लेके आ जाते हैं, तो क्या इसमें कोई मैनेजमेंट होगी? इसमें कुछ भी मैनेजमेंट नहीं किया आपने, क्योंकि 100 रुपए में तो कोई भी जाके मार्केट में 100 रुपए का सामान लेके आ जाएगा। मैनेजमेंट वहां होगी जब आप मार्केट जाएंगे और 100 रुपए आप खर्च करेंगे, लेकिन आप 120 या 130 रुपए का कोई सामान लेके आ जाएंगे। ये होती है मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन को अगर हम लिटरल डेफिनेशन देखें तो वो ये डेफिनेशन कहलाती है कि टू यूटिलाइज लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। जी सुल्तान कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सुल्तान आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुल्तान। अच्छा जी, तो मैनेजमेंट क्या है? टू यूटिलाइज लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। तो इसका मतलब क्या हुआ? एचआर मैनेजमेंट वो चीज है कि जिसमें आप लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं और मैक्सिमम आउटपुट लेके आते हैं। मतलब जो काम अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं और वो 100 रुपए खर्च करने के बाद अगर आप 110 रुपए या 120 रुपए की चीज लेके आते हैं तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट है। लेकिन अगर आप 100 रुपए खर्च करके उससे कम की कोई चीज लेके आएंगे तो वो मैनेजमेंट नहीं है। और यहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करें और मैक्सिमम आउटपुट लेके आए। अच्छा, अब इसको इसी चीज को अपने दिमाग में रखें और अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब, ह्यूमन का मतलब इंसान, और रिसोर्स क्या होती है? मतलब जरिया। मतलब आप कोई भी कंपनी को देखें, कोई भी बिजनेस देखें, भले वो एक फैक्ट्री हो, भले वो एक रेस्टोरेंट हो, भले वो एक कंपनी हो, भले वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, या कोई भी इवन हॉस्पिटल हो या एयरपोर्ट हो या जो भी किसी भी किस्म की कोई भी बिजनेस हो,
उस बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? बताएं, कौन बताएगा? जो भी हो बिजनेस की नेचर, उस बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी? क्या लगता है आपको? बताएं आशी। मैनेजमेंट। नहीं, मैनेजमेंट तो है, लेकिन क्या मतलब, क्या प्रोडक्ट क्या चाहिए होगा किसी भी बिजनेस को या किसी भी कंपनी को चलाने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन। क्या चीज? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो इटसेल्फ कंपनी है ना। लोग, इंसान नहीं चाहिए होते किसी भी कंपनी के लिए। जी। तो इसका मतलब हम बगैर इंसानों के आप कोई भी दुनिया में कोई भी बिजनेस हो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो अब हमारे पास हमें लोग चाहिए, ह्यूमन चाहिए। और बेसिकली जो ह्यूमन हमारे पास है, जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम किसी भी बिजनेस के लिए, हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब कि हमें इंसान चाहिए, हमें लेबर चाहिए, हमें अगर कोई रेस्टोरेंट है तो हमें शेफ चाहिए, हमें ऑर्डर टेकर चाहिए, हमें कैशियर चाहिए, या एक्स वाई जेड जो जो चीजें हैं हमें वो चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से उस कंपनी को लेके चलने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स। और क्या चाहिए? वो जो प्रोडक्ट बेचेंगे हम, तो वो प्रोडक्ट जो हम बेचेंगे, भले वो कपड़े हैं, भले वो जूते हैं, भले वो एक्स वाई जेड बिरयानी है, कीमा है, कोफ्ते हैं, एक्स वाई जेड पिज्जा है, कुछ भी है, उसको बनाने के लिए इंसान भी तो चाहिए आपको। और अगर वो इंसान अच्छे ना हो, मतलब आप पिज्जा बेच रहे हैं और पिज्जा बनाने वाले को मतलब पिज्जा बनाना नहीं आता हो, तो क्या आपका वो बिजनेस चल पाएगा? आप नहीं। दुनिया की आप दुनिया की मतलब सोचिए कि जहां पे सबसे अच्छा बीफ मिलता है दुनिया में, आप वहां से बीफ मंगवाएं। जहां पे दुनिया में सबसे अच्छा केचप मिलता है, आप केचप वहां से मंगवाएं। जहां पे सबसे अच्छा मैदा मिलता है, आप वहां से मैदा इंपोर्ट करें। लेकिन जो बनाने वाला है ना, वो आपने मतलब वो सही नहीं है आपके पास। तो क्या आपका वो बिजनेस रन कर सकता है? क्या वही दुनिया की सबसे इलीट चीज है, मतलब उससे अच्छा बीफ नहीं है, उससे अच्छा मैदा नहीं है, उससे अच्छा कोई केचप नहीं है, उससे अच्छा मायोनीज नहीं है, लेकिन उसको जो बनाने वाला है ना, वो बंदा सही नहीं है, तो आपको लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी अच्छी चीजें भी मतलब वो उस प्रोडक्ट को अच्छा करके दे सकती हैं? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब हमें हर चीज तो जाहिर सी बात है, केचप जरूरी है, मैदा जरूरी है, बीफ जरूरी है, चिकन जरूरी है, हर प्रोडक्ट जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? उसको बनाने वाला। ठीक है। इसी तरीके से आप कपड़ों की बात कर लें, अगर आपको कोई कपड़ों की फैक्ट्री है, कपड़ों की कंपनी है कोई, तो आप एक से बढ़कर एक फैब्रिक लेके आ जाएं। ठीक है। एक से एक इलीट किस्म का कपड़ा लेके आ जाएं, लेकिन जो कपड़े सीने वाला है वही अच्छा कारीगर नहीं है, तो क्या आपके वो कपड़े कोई महंगे खरीदेगा? नहीं। नहीं। नहीं लेगा। तो इसका मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर हमारे पास है वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, लोग। और उनको अब हायर करना, सिर्फ एचआर का काम उनको हायर करना नहीं होता, उनको ट्रेन करना भी एचआर का काम है। ठीक है। उनको किस तरीके से उस कंपनी में लेके चलना है उनको। जब आपने हायर करना होता है तो हायर करने के साथ साथ आपने अपनी कंपनी के हिसाब से, अपनी पॉलिसीज के हिसाब से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, अपनी ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से उनको किस सैलरी पे रखना है, एक्स वाई जेड ईच एंड एवरीथिंग आपने उनको ट्रेन करना पड़ता है। और वो जो मैं एसओपीज की बात कर रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड होंगे आपकी कंपनी के, कुछ असूल होंगे, कुछ पॉलिसीज होंगी। वो पॉलिसीज कौन बनाता है? बताएं। पुलिस बनाती है? एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट बनाता है। ठीक है। वो जो रूल्स बन गए वो एचआर डिपार्टमेंट बना रहा है, उन रूल्स को इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? एचआर डिपार्टमेंट के जो एचआर एम्प्लॉयज होते हैं। डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा फिर हम उसको चेक कौन करता है कि जो हमने रूल बना दिए ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे? जो हमने हायरिंग के लिए बंदे, वो जो हमने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं वही चेक करेंगे। नहीं, लेकिन मतलब चेक तो मैनेजर। करेंगे, लेकिन चेक एंड बैलेंस भी यही लोग रखते हैं। एचआर मैनेजर ही चेक एंड बैलेंस जी। करेगा ना। मतलब जब अप्रेजल होते हैं, आपने अप्रेजल का नाम सुना है? हर साल
कंपनी के अंदर बोनस मिलते हैं, अप्रेजल होते हैं, सैलरीज बढ़ती हैं, जी जी प्रमोशन होती हैं, जी। तो किस बेसिस पे, मतलब ऐसी इनी मिनी माइनी मो करके बोल देते हैं इसको प्रमोशन दे देते हैं? नहीं, नहीं, चेक एंड बैलेंस होता है चेक एंड बैलेंस, ये तो वो चेक ये एंड बैलेंस जो है वो भी एचआर मैनेजर का काम होता एचआर है। मैनेजर, अप्रेजल करवाना भी एचआर मैनेजर का काम है, डिमोशंस करना भी एचआर मैनेजर का काम एचआर है, मैनेजर। वार्निंग्स देनी होती हैं। एक आप अगर देखें, एक कंपनी का एक रूल है, एक पॉलिसी है, हम जब बात करते हैं ना एचआर की, तो पाकिस्तान के अंदर एचआर पॉलिसी इतनी इंप्लीमेंट नहीं होती, लेकिन अगर आप बात करें ना पूरी दुनिया में, जो भी आपकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पे जो एचआर मैनेजमेंट है ना, जहाँ पे एचआर मैनेजर हायर किए जाते हैं, उनको सबसे पहले एक चीज के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा किसी किस्म का। आईएसओ का नाम सुना है आप लोगों ने? जी सर। क्या होता है आईएसओ, कुछ कुछ आइडिया है इसका? ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है? एजुकेशनल और हर तरह के हवाले से ये हाँ, कह सकते हैं। पॉइंट इज कि आप जब भी कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट लेंगे ना, मतलब अच्छी क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाएं या परचेज करने जाएं, इवन आप अपने शान के मसाले, या आप कोई घर के अंदर पेंट करवाने जा रहे हो, तो आप गॉबीज का पेंट ले लें, निकॉन का पेंट ले लें, XYZ जो भी पेंट ले लें। इवन आप बीफ अगर लेने जाएं मीट वन से, या आप इम्तियाज शॉपिंग मॉल जाएं, इम्तियाज जो मार्ट होता है जहाँ से आप ग्रोसरी वगैरह करते हैं, आप देखेंगे कि उनके हर प्रोडक्ट के पीछे ना आईएसओ सर्टिफाइड लिखा हुआ होता है। ओके ओके, तो आप बेसिकली प्रोडक्ट वाला मैं एनजीओ वाला एग्जैक्टली क्वालिटी स्टैंडर्ड जो होता है, क्वालिटी हर स्टैंडर्ड जो जगह, हर जगह देखिए, इवन भी इवन जब होता है। हम एजुकेशन प्रोवाइड करें ना, जैसे मैं अभी इस क्लास की बात करूं, अगर तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ वेरीफाइड है, तो आईएसओ वेरीफाइड का मतलब होगा कि मैं जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो अप टू डेट है, जो मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो अप टू डेट है, और एज पर स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग दी जा रही है। जो मैंने स्केजुलिंग की है, जो मैंने प्रोग्राम को डिजाइन किया है, वो सीक्वेंस के अंदर है। पहले जो चैप्टर पढ़ना चाहिए था आप लोगों को, मैंने वही पहले चैप्टर पढ़वाया है। तो आईएसओ का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज परफेक्ट है। बच्चों के खिलौने लेने जाए आप मार्केट के अंदर, आप लोगों में से कोई जाता है टॉयज वगैरह परचेज करने? कभी कभी किसी की बर्थडे वगैरह होती है तो चली जाती है। अच्छा, क्या आपको एक कार खरीदनी है बच्चे के लिए, तो उसमें क्या देखती हैं आप टॉय खरीदने के लिए? किन चीजों का ख्याल रखती अट्रैक्शन, हैं? अट्रैक्शन है या नहीं है, लाइफ इसकी अच्छी कितनी बनी हुई होगी, हो किड या फ्रेंडली जिस है चीज से या भी नहीं बनी है। हुई है, अगर हाँ क्वालिटी अच्छी हो। क्या क्वालिटी, और आपकी नजर में क्या है मीन्स क्वालिटी? के मीन्स के अगर वो प्लास्टिक की भी है तो उसकी प्लास्टिक अच्छी वाली हो, मतलब ऐसी ना हो जी कि जल्दी खराब हो जाए या टूट फूट जाए। जी जी जी। आशी, आपने कोई आज तक टॉय नहीं खरीदा? नहीं, मैंने आज तक कोई टॉय नहीं खरीदा। इन फ्यूचर चलो में जी। इन फ्यूचर में खरीद लेंगी शादी के बाद। हाँ, आप नहीं, कपड़ों के बारे में पूछे, मैं बता अरे दूंगी। मतलब मेकअप, ज्वेलरी। खानदान में कोई बच्चे तो होंगे ना छोटे मोटे, कभी लाइफ में कभी कोई इंसिडेंट नहीं गुजरा? नहीं, वो ज्यादातर ऐसी शॉपिंग हस्बैंड करके ले आते हैं। ओके, चलें, आप से इयररिंग की बात कर लेते हैं हम। हम्म। सही, जी जी इयररिंग तो जी। खरीदती होंगी आप, तो जब वो परचेज करने लगे, आपको डिजाइन पसंद आ गया, आपने कहा हाँ ठीक है मुझे ये चाहिए, उसके बाद किसी चीजों को आप फैक्टर में लेके आती है बस, या डिजाइन पसंद आ गया ले लो? नहीं, मैं देखती हूँ कि जितना जो है मैं उसके पैसे दे रही हूँ उसके मुताबिक उसकी क्वालिटी है, उसकी फिनिशिंग है, मैं जो ले रही हूँ ये एग्जैक्टली इसी प्राइस में होना चाहिए। और ये जो क्वालिटी और जो फिनिशिंग होती है, आपका एक अपनी, देखिए हर इंसान की एक अपनी डेफिनेशन होती है, आपकी जी। डेफिनेशन के अंदर वो क्वालिटी और वो फिनिशिंग क्या है? क्वालिटी और फिनिशिंग मेरे हिसाब से तो जल्दी बेस्ट होनी खराब ना चाहिए। हो। अगर मैं 500 की ले रही हूँ और उसी में 250 की अगर कोई चीज़ मिल रही है तो मैं दोनों को कंपेयर करूंगी। अगर हम्म, 500 वाली फिनिशिंग और क्वालिटी मुझे 250 में मिल रही है तो फिर मैं उसकी तरफ जाऊंगी, लेकिन अगर हम्म। वो उससे बेटर है तो फिर मैं 500 की प्रोडक्ट लूंगी क्योंकि वो 250 से ज़्यादा परफेक्ट होगी। तो इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये चाह रही हैं कि जो इयररिंग आप लेंगी, तो उसके अंदर कहीं टाके के निशान ना हो, कहीं से कलर खराब ना हुआ हो। फिनिशिंग हो, परफेक्ट हो। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो आप बात कर रही है ना,
ये होती है बेसिकली उस कंपनी के स्टैंडर्ड की बात करें भाई, जो भी प्रोडक्ट आप स्टैंडर्ड। खरीदने जा रही हैं वो जी स्टैंडर्ड का जी होना जी जी, चाहिए। यस, ये इसका जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, होना चाहिए। हाँ, जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ना, ये जी, बेसिकली स्टैंडर्ड सेट करता है आईएसओ। यस। ठीक है, अब जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर आईएसओ वेरीफाइड लिखा हुआ होगा ना, टिक हुआ हुआ होगा और वो स्टैंप लगी हुई होगी आईएसओ की, और आपने वो इयरिंग उठाई और आप उस इयरिंग को जब चेक करेंगी ना, तो आपको एक चीज 100% श्योर हो जाएगी कि आईएसओ सर्टिफाइड है। तो इसके अंदर आप जब उसको एग्जामिन करेंगी ना, तो आपको दिखेगा यस। ना कोई आपको टाके दिखेंगे उसके अंदर, जी ना आपको वहां से कोई कलर खराब दिखेगा, ना आपको कोई चीज दिखेगी। और वो जो बच्चों की टॉयज की मैं एग्जांपल दे रहा था ना आपको, कि जब आप कोई गाड़ी जी खरीदने जाते हैं, मैं हमेशा जब मैं कोई चीज परचेज करने जाता हूँ टॉय वगैरह, तो मैं एक चीज को हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि वो जो प्लास्टिक है जिससे वो कार बनी हुई है, उसकी एजेस शार्प ना हो। ठीक है, ताकि किसी बच्चा अगर वो पकड़ रहा है खेल रहा है उससे, तो उसका हाथ ना कट जाए। जी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू लगे हुए होते हैं जगह जगह कार के ऊपर, जिससे उसको असेंबल किया हुआ होता है। वो स्क्रू इतने अच्छे होने चाहिए, और या वो स्क्रू की जो ग्रिप होनी चाहिए वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ऐसे आराम से निकल ना जाए। क्योंकि आपको नहीं पता, जो टॉडलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई स्क्रू निकल जाता है तो वो तो मुंह में भी ले सकते हैं, वो आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, वो उससे अपनी आंख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट मैं मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं लूं, मुझे शेप पसंद आ गया, डिजाइन पसंद आ गया, अब मैं इनकी बाकी फीचर्स चेक करता हूँ कि कहीं से एजेस शार्प तो नहीं है, कहीं से स्क्रू ढीला तो नहीं है, टायर खराब तो नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि टायर खींचो तो टायर अलग हो जाता है, और वो छोटी कार हो गया, उसके छोटे टायर होंगे, बच्चा उसको सॉलो भी कर सकता है, और उसके मतलब मल्टीपल फैक्टर से मल्टीपल नुकसान है। खुदा ना खास्ता किसी के गले में अटक जाए, सांस की नाली के अंदर फंस जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये चीजें हमें कंसीडर करनी होती है छोटे बच्चों के लिए। मैं जब भी मार्केट जाता हूँ ना और मुझे कोई टॉय देखना होता है, मैं पहली चीज क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ आईएसओ सर्टिफाइड कौन सा टॉय है। जिस टॉय के ऊपर लिखा हुआ होता है ना आईएसओ सर्टिफाइड, मैं आंख बंद करके वो ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब पता है कि इसका टायर भी नहीं निकलेंगे, इसका स्क्रू भी नहीं निकलेगा, इसके जो एजेस हैं वो शार्प भी नहीं होंगे, हर चीज स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी। तो बेसिकली जो किसी भी कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, रिगार्डलेस, अब आप लोग ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, किसी ना किसी का कहीं ना कहीं से प्रोफेशनल कोई ना कोई ताल्लुक होगा, तो आपको एक चीज पता होगी, आपकी कंपनीज के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर हर चीज का एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ होता है। कि आपको कोई टास्क दे दिया, और आपको टास्क देने के बाद बोला जाता है कि ईमेल करेंगे आप, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप व्हाट्सएप कर दें। मतलब आपने एक फाइल बनाई है एक्सेल के ऊपर, और आपकी कंपनी का एक पॉलिसी है या स्टैंडर्ड है कि आपने वो व्हाट्सएप नहीं करना, जो भी आपने फाइल बनाई है आपने ईमेल करनी है। ठीक है, तो बेसिकली वो स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, उसका काम किस तरीके से होता है, एक जगह बॉडी बनती है, दूसरी जगह इंटीरियर बनता है, तीसरी जगह इंजन बन रहा होता है, चौथी जगह टायर बन रहे होते हैं, पांचवी जगह उसकी लाइट्स बन रही होती हैं, फिर एक जगह दरवाजे बन रहे होते हैं, फिर एक जगह दरवाजों की रबड़ बन रही होती है, फिर वो सारी चीजें अलग अलग जगह बनने के बाद वो सारी असेंबल होती हैं, फिटिंग होने लगती हैं। तो हर डिपार्टमेंट का, हर सेक्शन का एक अलग सुपरवाइजर होता है। उस सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि वो उस गाड़ी को, जैसे फर्ज करें आप, जैसे आशी खड़ी हुई है, और आशी बॉडी का काम करती है। ठीक है, तो आशी ने देखा बॉडी में कहीं से डेंट नहीं है, कहीं से कलर खराब नहीं है, कुछ नहीं है। आशी के पास एक पेन होगा, समझे रेड कलर का पेन है या ब्लू कलर का पेन, डेडिकेटेड, वो पेन आशी को दे दिया गया, आशी ने उससे साइन किए कि मेरे हिसाब से मैंने पूरी बॉडी चेक कर ली और ये बिल्कुल ओके। तो ब्लू कलर आशी का था। देन वो गाड़ी चली गई नौशीन के पास। अब नौशीन ने उसके अंदर इंजन फिट करना है, तो नौशीन ने जब इंजन फिट करवाया तो नौशीन ने अपनी तरफ से तसल्ली की कि प्रॉपर हर तरह से मैंने गाड़ी के अंदर इंजन फिट कर दिया है, और देन इन्होंने रेड कलर के मार्कर से उसके ऊपर साइन कर दिए। देन वो कुलसुम के पास आ गया। अब कुलसुम उसकी वायरिंग चेक कर रही है कि जो कनेक्शन हुए हुए प्रॉपर तरीके से वायर कनेक्शन है। मतलब हेडलाइट का अगर लाइट जलाएंगे तो हेडलाइट की लाइट ऑन हो रही है, ब्रेक लाइट दबा रहे हैं तो ब्रेक लाइट ऑन हो रही है, इंडिकेटर्स ऑन हो रहे हैं, जो अंदर गाड़ी की इंटीरियर लाइट होती है वो ऑन हो रही है, मीटर की लाइट ऑन हो रही है। हर चीज ये तसल्ली करके चेक करेंगी। देन ये समझे ग्रीन मार्कर से इन्होंने साइन कर दिए, देन वो इकरा के पास चली आएगी। अब ये चेक करेंगी, ये अपने उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देखेंगी, उन सारी चीजों को देखेंगी। देन उसके बाद ये अपने डिफरेंट कलर के मार्कर से साइन करेंगी। उसके बाद वो गाड़ी रेडी हो गई, मार्केट में चली गई। तो ये क्या हुआ, ये चेक एंड बैलेंस हुआ। अब फर्ज करें 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो गाड़ी रिटर्न होती है, और पता चलता है उस गाड़ी में जो ना इंडिकेटर की लाइट जलती है, ना हेडलाइट की लाइट जल रही है, ना बैक लाइट की लाइट जल रही है। कौन रिस्पॉन्सिबल है आप चारों में से? बताएं भाई।
चारों जिसने रिस्पॉन्सिबल हैं। हेडलाइट नहीं, नहीं, जिन्होंने जिसने हेडलाइट वर्क का किया था इसका, हेडलाइट का, इसका वर्क किया था। कुलसूम, जी। जी क्योंकि कुलसूम का काम था लाइट्स चेक करना। अब क्या कुलसूम बोल सकती है कि ये आशी की गलती है? नहीं। नहीं। क्या ये कुलसूम बोल सकती है कि इकरा की गलती है? क्या ये बोल सकती है नौशीन की गलती है? नहीं। नहीं। हाँ, अगर मैं एक काम करूं कि भाई आज जो है कुलसूम खड़ी हुई है, लाइटें चेक कर रही है, और कल आशी आ गई तो आशी ने बोला कि भाई एक काम करता हूँ, आज लाइटें मैं चेक कर लेती हूँ, और परसों नौशीन खड़ी हुई थी तो नौशीन ने कहा चलो आज लाइटें मैं चेक कर लेती हूँ, फिर 5वें दिन इकरा ने बोला चले आज मैं लाइटें चेक कर लेती हूँ। अब कंप्लेन आई है 2 महीने बाद, अब क्या होगा? सर तो अब जो सब जिसने उस वक्त साइन किए थे, जिस वक्त उसकी चेक एंड बैलेंस हो नहीं, रहा था, तो वो तो सिर्फ टिक किए हुए होंगे ना, जी। तो वो तो तो हम सर साइन कंपनी की रिकॉर्ड में क्लास होगा होती ना कि किसने आपको इसको चेक किया आ, था। कैसे पता चलेगा बताएं? सर तो कोई रिकॉर्ड होगा ना एक जब। दिन के अंदर 20,000 गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है, यस। और 3 महीने बाद कंप्लेन आ रही है, और ये गाड़ी आपको पता भी नहीं होगी कब बनाई गई है। ऑब्वियसली चेचिस नंबर के हिसाब से आप देख लेंगे, लेकिन आपको ये पता होगा कि उस दिन कौन खड़ा हुआ था यहाँ पे? सर तो ड्यूटी जब असाइन होती है तो उस वक्त रिकॉर्ड तो होता है ना, सिर्फ वो बायोमेट्रिक होता है, या वो जो तो काम कर आपका रहा होता है। अटेंडेंस होता है ना, अटेंडेंस होता है। मैं तो ये वो बात कर रहा हूँ, तो कंपनी के अंदर मतलब इंटर होने की अटेंडेंस होती एग्जैक्टली है। मैं तो ये बात ऐसे कर रहा हूँ कि आपकी कंपनी के अंदर कोई रूल ही नहीं है। आज आशी का मूड हो गया तो आशी ने लाइट के ऊपर यस। काम कर लिया, आज कुलसुम का मूड हो गया तो कुलसुम ने लाइट के ऊपर काम कर लिया, कल नौशीन का मूड हो जाएगा तो नौशीन खड़ी हो जाएंगी, परसों ऐसे इकरा का सूर मूड हो में तो जाएगा फिर इकरा। सबका ही अब आएगा, सभी जब फंसेंगे। कंप्लेन आएगी ना, जब कंप्लेन आएगी तो सबके सब बोलेंगे ये तो मैंने चेक ही नहीं की गाड़ी, ये तो मेरे हाथ की गाड़ी है ही नहीं, ऐसे ही है। ये आशी ने चेक की होगी। आशी बोलेंगे भाई मैंने थोड़ी चेक की है, कुलसुम ने चेक की होगी, कुलसुम बोलेंगे भाई शायद नौशीन ने चेक की हो। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो अब जी इस जी। सिचुएशन के अंदर, मैं अपनी कंपनी को अच्छे एम्प्लॉयज कैसे दूं या बुरे एम्प्लॉयज कैसे दूं, तो पॉलिसी की बात आ जाएगी। तो फिर मुझे इस चीजों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे कि स्टैंडर्ड्स। भाई यहाँ पे या तो नौशीन होंगी, और अगर नौशीन नहीं है तो कुलसुम होंगी, इन दोनों में से कोई एक बंदा होगा बस, दैट्स इट। और अगर नौशीन होंगी तो नौशीन सर्कल करेंगी, अगर कुलसुम होंगी तो कुलसुम क्रॉस करेंगी। ये स्टैंडर्ड है। अब आप कुछ भी कर लें, अगर कोई कंप्लेन आएगी तो आपको एग्जैक्ट पता होगा किस बंदे की गलती है। ये जो पॉलिसीज होती हैं, जो रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इनको बनाना, इनको इम्प्लीमेंट करवाना, इनको फॉलो करवाना, ये सारे काम आपके एचआर मैनेजर के होते हैं। पॉइंट समझ आ रहे हैं यहाँ पे? जी सर। इकरा आपको आवाज आ रही है? कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगी कोई बात? अच्छा जी, अब हम मैनेजमेंट देख लेते हैं दोबारा, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है हमारी? मेकिंग द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज वेदर इन द फॉर्म ऑफ मशीन, मनी और पीपल, एम टू अचीविंग द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट इन अ गिवन इन टाइम फ्रेम एंड अ बजट। अब इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं? इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि वही जो मैंने आपको मैनेजमेंट की एग्जांपल दी थी, मैनेजमेंट की अगर हम एक आसान डेफिनेशन लेना, तो मैनेजमेंट की आसान डेफिनेशन ये आपको बोलती है कि टू यूटिलाइज मिनिमम रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। मतलब कम से कम चीज खर्च करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना। मतलब कि आपके पास 100 रुपए है, आप 100 रुपए मार्केट में लेके गए, तो आपने अगर 100 रुपए का ही सामान खरीद लिया, तो क्या इसके अंदर कोई इफेक्टिव मैनेजमेंट किया आपने? नहीं। नहीं। अब वो तो आप किसी छोटे बच्चे को भी 100 रुपए लेके भेजेंगे तो वो 100 रुपए का सामान लेके आ जाएगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होगी? कि आप गए 100 रुपए लेके, आपने नेगोशिएशन की, दुकान वाले को बोला भाई इतने की मत दो चीज, इतने की दो, करते कराते आपने 100 रुपए में 120 या 130 रुपए का सामान ले लिया। ये मैनेजमेंट कहलाएगी। इसी तरीके से अब वो मैनेजमेंट हम ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जब देखेंगे, तो अभी तो क्योंकि हम आगे जाके चैप्टर में वो पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे समझें कि मैंने एक बंदा रखना है, मुझे एक कैशियर चाहिए अपने रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। तो उस रेस्टोरेंट के अंदर जब मुझे कैशियर चाहिए, तो अब मैंने फर्ज करें, मैंने प्लान किया कि भाई मुझे ऐड लगाना है, मुझे कैशियर जो हायर करना है 25,000 रुपए में करना है, ठीक है। मैंने ऐड लगा दिया,
और मैंने कहा भाई मुझे 25,000 रुपए का एक बंदा चाहिए जिसको कैशिंग का काम आता हो, XYZ मैंने करके ऐड पोस्ट कर दिया, 20, 25, 30, 100, 200, 500 लोग मुझे अपनी सीवीज भेजेंगे, देन मैं उनका इंटरव्यू करूंगा। इंटरव्यू करने के बाद मुझे हो सकता है कि उन 500 लोगों में से 5 लोग समझ आ रहे हो, ठीक है, और वो 5 लोगों में से मुझे कोई एक बंदा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा उन 5 लोगों को, अब मैं उनको सबको एक ऑफर दूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है मेरा बजट 25,000 रुपए का था, लेकिन अभी सडनली हमारा बजट थोड़ा शॉर्ट हो गया है, मैं 20,000 रुपए देने के लिए अभी एग्री हूँ। आप में से मतलब हर बंदे को इंडिविजुअली बोलूंगा कि भाई आप 20,000 में काम करने के लिए एग्री हैं, आप 20,000 के लिए काम करने के लिए एग्री हैं, तो हो सकता है उसमें से कोई एक बंदा बोले हाँ ठीक है मैं एग्री हूँ। हो सकता है ना कोई नीडी हो जिसको जॉब ना मिल रही हो लेकिन वो केपेबल हो, तो वो बोलेगा भाई ठीक है अभी मैं ज्वाइन करने के लिए कर लेता हूँ, बाकी बाद में खुद बढ़ जाएगी मेरी सैलरी। एक बार कंपनी को मेरा परफॉर्मेंस पता चल जाएगी तो वो हो सकता है मेरी सैलरी बढ़ा दे, या वो कंपनी खुद भी ऐसे इस तरह के लॉलीपॉप देती है ना कि भाई आप अभी ज्वाइन करें 2 महीने बाद हम सैलरी बढ़ा देंगे आपकी परफॉर्मेंस देख के। तो ये बेसिकली निगोशिएशन है। मेरा ओरिजिनल टारगेट था 25,000 में मुझे बंदा हायर करना है, लेकिन जब मैंने बंदे देख लिए मैंने उनसे निगोशिएट करके उसी बंदे को मैंने 20,000 में लेके आ गया। पर मंथ मैंने अपनी कंपनी के अंदर 5,000 रुपए का फायदा कर दिया एक एम्प्लॉय को हायर करके, जिसकी जी एक्चुअल वैल्यू 25,000 थी, लेकिन मैंने उससे वही काम करवा रहा हूँ 5,000 रुपए। और हो सकता है कि अगर मुझे उसको देने ही 25,000 रुपए हो तो मैं उसको बोलूंगा भाई मैं तो आपको 20,000 दे सकता हूँ, और 20,000 देने के बाद मैं उसको बोलूं भाई ठीक है मैं आपको 9 घंटे के 20,000 दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप 1 घंटा मुझे दे दो एक्स्ट्रा रोज, मैं आपको 25,000 दे देता हूँ। तो हो सकता है कि मैं उससे ऐसे निगोशिएट कर लूं, मैं उससे 1 घंटा ज्यादा ड्यूटी करवा लूं। दोनों सूरतों में कंपनी का फायदा हो गया ना, अगर आप एग्जैक्टली 5,000 बचाते हैं तो या 1 घंटा ज्यादा लेते हैं तो। एग्जैक्टली यही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि भाई टू यूटिलाइज मिनिमम रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। ये होती है मैनेजमेंट, कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को ना आप हर चीज में इंप्लीमेंट कर दें, अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर दें, तो आप देखेंगे कि आप इटसेल्फ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर आ जाएंगे, और यही काम हम HR के अंदर बहुत इफेक्टिवली कर रहे होते हैं। अच्छा ये तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आज मैं थोड़ा सा जो टॉपिक मुझे बताना है आप लोगों को वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। अच्छा अभी मुझे इस पिक्चर को देख के बताएं, आपको इस पिक्चर से क्या दिख रहा है आपको, एनालाइज करें। आशी आप बताएं, उबैद आप बताएं, इकरा आप बताएं, इस पिक्चर को देख के क्या लग रहा है आपको? सर इसको देख के ये फील हो रहा है कि हर कोई अलग अलग है। जैसे एक सबसे नीचे पिक्चर दिख रही है, उसमें वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। मतलब हर कोई एक जैसा नहीं है इसमें, सब अलग बिल्कुल अलग हैं। हर टाइप के बंदे हैं इसके अंदर। बिल्कुल कोई बॉडी बिल्डर है, कोई व्हील चेयर पे, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है। हर कल्चर के लोग हैं। देखिए इस पिक्चर को आप देखें ना, इसमें आपको क्रिश्चियन भी दिख रहे हैं, इसमें आपको मुस्लिम भी दिख रहे हैं, इसमें आपको कुछ लोग व्हील सब क्या चेयर के हुआ ऊपर दिख रहे हैं। शादी में हो? बिल्कुल डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट कैटेगरी के लोग दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ अंग्रेज हैं तो कुछ अरबिक हैं, तो कुछ कोई है, कोई किसी और, कोई हो सकता है पाकिस्तानी है, कोई अमेरिकन है, कोई चाइनीज है, कोई अफ्रीकन है। तो क्या हो गया नौशीन? असल में सर ना कुछ किसी की नहीं, शादी हो ये रही है तो कुसुम ने इसलिए पटाखे हो रहे हैं। कुसुम ने माइक ऑन किया, पटाखे फोड़ने की आवाजें आ रही थी। अच्छा हद है। चले जी सर ने नोट पॉइंट। भी नहीं किया था। हाँ मैं असल में वो डेफिनेशन के ऊपर फोकस था ना मेरा। अच्छा जी, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको मुस्लिम भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे एक बंदा टोपी पहना हुआ है, तो इस यहाँ पे आपको एक वो भी दिख रही है, नन भी दिख रही है, जो क्या कहते हैं, सिस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं इनको। और आपको यहाँ पे कुछ लोग व्हील चेयर पे दिख रहे हैं, एक बंदा टैटू उसके हाथ में बना हुआ है, एक जो सऊदी अरेबिया के शेख होते हैं एक वो गेटअप करा हुआ है, कुछ यहाँ पे ब्लैक अमेरिकन हैं। तो इसका मतलब ये है कि डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी का मतलब है कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट आप कह लें कि डेमोग्राफिक, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग चीजों के लोग,
ठीक है। अब एचआर से इसका क्या ताल्लुक है, तो बता सकता है मुझे? सर इसमें ये है कि आपको ब्रॉड माइंडेड होकर जो है ना अपना वर्क करना है, किसी भी चीज़ को टारगेट करके एग्जैक्टली, नहीं कि मुसलमान है तो इसको अहमियत दूंगा, एग्जैक्टली, क्रिश्चियन है तो इससे नहीं पूछूंगा, ये चीज़ है। गुड, गुड आंसर। मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या हुआ कि वहाँ के जो ओनर्स है ना वो थोड़े से कह लें कि मजहब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थे। तो हमारी जो ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है ना पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे ज़्यादातर ना क्रिश्चियन कम्युनिटी है। यस। ज़्यादातर आपको रेस्टोरेंट के अंदर आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी मिलेगी। अच्छा, आप हायरिंग करनी थी, तो उन्होंने मुझे बोला भाई लोगों को हायर करना है, लेकिन आप नॉन मुस्लिम्स को हायर नहीं करेंगे, ये मेरी पॉलिसी है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता, डाइवर्सिटी तो सबसे मेन चीज़ है, इसके बगैर तो आप अपने बिजनेस चला ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आप एक बंदा 20,000 में आ रहा है, आप 30,000 रुपये दे दो, लेकिन आप मुस्लिम हायर करो। मैंने उनको बोला कि सर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा आप करो, ज्यादा पैसे दोगे लोग आ जाएंगे। मैंने कहा ओके। मैंने उनको समझाने के लिए सारे मुस्लिम्स हायर कर दिए, ठीक है। पहला साल था रेस्टोरेंट का और ईद आ गई पहली। रेस्टोरेंट के अंदर मैं खड़ा हुआ था, मेरा एक शिफ्ट मैनेजर खड़ा हुआ था, और एक किचन में जो बर्गर बनाने वाला बच्चा था वो, हम 3 लोग थे रेस्टोरेंट के अंदर। और मैंने अपने बॉस को कॉल की और मैंने अपने बॉस को बोला बॉस आप भी आ जाएं। उनके एक छोटे भाई थे, मैंने कहा आप उनको भी बुला लें, और एक उनका ड्राइवर होता था और एक उनके पास घर में एक माली था, मैंने कहा उनको भी लेके आ जाए। कह रहे खैरियत। मैंने कहा रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं है और मुझे लड़के चाहिए, और वरना मैं रेस्टोरेंट बंद करके घर चले आता हूँ, बताएं क्या करना है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे लड़के नहीं है, क्या कहाँ है लड़के? मैंने कहा सब ईद मना रहे हैं। तो कह रहे हैं भाई ये क्या बात हुई? मैंने कहा भाई मुस्लिम है, मुस्लिम लड़के तो ईद मनाएंगे ना, तो अब मैं उनको घर से पकड़ के थोड़ी लेके आ सकता। ज्यादा से ज्यादा मैं उनको जॉब से निकाल सकता हूँ। इकरा मैं आपके इस आंसर के ऊपर आता हूँ, इसको डिस्कस करता हूँ, पहले मैं थोड़ा डाइवर्सिटी समझा दूँ। तो मैंने कहा सर मैं उनको घर से लेके तो नहीं आ सकता, और अगर मैं उनके घर भी जाऊंगा ना लेने, तो उनके माँ बाप मुझे गालियां देके भेज देंगे वापस कि ईद वाले दिन मेरे बच्चों को तंग नहीं करो। और ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ एक्सट्रीम, मैं उनको जॉब से निकाल सकता हूँ, अगेन मेरा लॉस है, इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर मुझे कोई बंदा थोड़ी मिलेगा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार इसका हल क्या है? मैंने कहा इसका हल सिंपल ये है कि हमें डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को हायर करना पड़ेगा। जब क्रिसमस होगी तो उनको छुट्टी देंगे, जब ईद होगी तो अपने मुसलमान लड़कों को छुट्टी देंगे, होली वगैरह होगी तो हिंदू लड़कों को छुट्टी देंगे। इसी तरीके से आप चला सकते हैं, बाकी सारे रेस्टोरेंट इसी तरीके से चलते हैं, आपको भी इसी तरीके से चलाना पड़ेगा। आप सिर्फ एक कम्युनिटी या एक रिलीजन के लोगों को एक जगह नहीं रख सकते। सारे हिंदू भर दें तो उनकी नवरात्रि और जो उनकी क्या कहते हैं दिवाली वगैरह, उसमें कौन काम करेगा? आप सारे क्रिश्चियन रख दें तो न्यू ईयर के ऊपर या क्रिसमस के ऊपर कौन काम करेगा? तो आपको मिक्स कम्युनिटी रखनी पड़ती है। तो बहुत छोटी और एक आसान एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, सिर्फ ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल इसके आप कह लें कि चीजें हैं जिसको हमें देखना होता है। तो ये डाइवर्सिटी समझ आ गई? जी। जी। अच्छा, इकरा ने इसमें एक चीज मेंशन की और बहुत अच्छी मेंशन की है कि हर फील्ड के अंदर ना आपको, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप देखते हैं, ज्यादातर मैं बात कर रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनीज की, तो वहां पे आपको ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए मिलते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, या आप कोई और बात कर लें, इवन आप यहाँ कराची में बात कर लें, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें तो आपकी कंपनी के अंदर आप खुद देखते होंगे पंजाबी भी होंगे, महाजिर भी होंगे, सिंधी भी होंगे, बलूची भी होंगे, पठान भी होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। अभी हम इस क्लास की बात कर लें तो यहाँ पे आई गेस कि पठान भी होंगे, तो पंजाबी भी होंगे, तो हो सकता जी है सर। महाजिर भी हो, ठीक है। तो डाइवर्सिटी तो आपको हर जगह मिलेगी। अच्छा, अब इस डाइवर्सिटी का क्या मतलब? अगर फर्ज करें कि मैं बोलूं अभी क्लास स्टार्ट होते ही कि भाई जो जो पठान है वो सब चले आए इस क्लास से बाहर, मुझे नहीं पढ़ाना पठानों को, सोचे, इसका मतलब नौशीन पठान है, जो इनके इमोशंस आ रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो इससे क्या होगा? क्या डाइवर्सिटी प्रमोट कर पाऊंगा मैं? अच्छा, और अगर मैं नहीं करता ऐसा,
अब यही सेम चीज हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इस तरीके से कि सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सारे के सारे कराची के लोग हैं, ठीक है, नौशीन भी, इकरा भी, आशी भी, कुलसूम भी, उबैद भी, मुझे खुद मिला के हम 6 के 6 लोग जो हैं वो कराची के हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, मैंने आप सबको हायर किया और हमने कहा कि यार एक बर्गर का ब्रांड बनाना है हमें और उसको हमें कराची में चलाना है। आप सबने मशवरे दिए क्योंकि आप कराची के हैं, तो आपने बोला कराची के लोगों को ये बर्गर पसंद है, इस टाइप का बर्गर होना चाहिए, 500 रुपए में ये फैसिलिटीज होनी चाहिए, चीज भी होनी चाहिए, उसके अंदर सॉसेज अच्छी होनी चाहिए, फ्राइज हमें साथ देने चाहिए। करते कराते आपने मुझे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज दिए, उन आइडियाज की बेसिस के ऊपर हमने एक प्रोडक्ट बनाया और हमने बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, और वो सक्सेसफुल हो गया और वो काफी बड़ा ब्रांड बन गया। अब मैंने आपको बोला कि भाई ठीक है, हमने कराची के अंदर तो ये बना लिया, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमें यही ब्रांड जो है लाहौर लेके जाना है। आप लोग क्या मशवरा देंगे मुझे, क्या सर आप लोग बताएंगे? लाहौर से एम्प्लॉय ले लें कोई। हम नहीं ले रहे ना, हम तो डाइवर्सिटी को प्रमोट ही नहीं कर रहे। मैं आपको आपसे मशवरे मांग रहा हूँ, मेरे पास कोई लाहौरी है ही नहीं। सर तो वहाँ तो जाके हायर करेंगे ना, वहाँ का टेस्ट मालूम करेंगे, या तो हम ये काम करेंगे कि वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके रेकी करेंगे, देखेंगे कि सर्च करेंगे कि वहाँ क्या टेस्ट पसंद है लोगों को, तो उस हिसाब से हम अपनी प्रोडक्ट देंगे। ये तो आप डाइवर्सिटी की बात कर रही है ना, डाइवर्सिटी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है। मैं कह रहा हूँ अगर हम डाइवर्सिटी को इम्प्लीमेंट ही ना करें और मैं यही कराची में बैठे बैठे आप लोगों से मशवरे मांगू किस टाइप का बर्गर होना चाहिए, आप बोले सेम बर्गर निकाल दें लाहौर में भी, आपको लगता है कि लाहौर में सेम बर्गर चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं। मेरे कजन्स हैं, हम लोग अक्सर लाहौर जाते हैं कभी, तो हम लोगों की आउटिंग का मूड होता है तो हम लोग आउटिंग करने जाते हैं। अच्छा, अब वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग ज्यादातर जो है ना वो देसी फूड खाना पसंद करते हैं, बर्गर वगैरह खाते हैं लेकिन इतना ज्यादा इंजॉय नहीं करते। तो हम लोग जब कभी जाना होता था तो मैंने बोला चलो KFC चलते हैं, तो उन्होंने कहा भाई KFC जाके क्या करोगे, हमने कहा भाई खाना खा लेंगे, तो कह रहे वो खाना खाने की जगह है, वो तो ऐसे ही रिफ्रेशमेंट है। तो मैंने कहा भाई क्या मतलब रिफ्रेशमेंट है? तो हम लोग जब गए पहली बार मैं उनके साथ जब गया बाहर, तो हमने ऑर्डर किए, मैंने एक बर्गर ऑर्डर किया, एक जिंगर नॉर्मल जो होता है, और उन सब ने अपने लिए 2-2 जिंगर भी ऑर्डर किए सेम एक ही बंदे ने, और फ्राइड चिकन भी ऑर्डर की, और वो आराम से बैठ के खा रहे हैं। मैं एक बर्गर खाने के बाद फुल हो गया, उनकी शक्ल देख रहा हूँ, वो 2 बर्गर भी खा गए और फ्राइड चिकन भी खा गए, क्योंकि उनकी डाइट उस हिसाब से होती है। उनकी तो खुराक अच्छी होती है। मैं अगर कराची में बैठ के डिसाइड करूं कि ये बर्गर है, ये मैं वहां बेचने जाऊंगा, तो लोग खाएंगे ही नहीं। लोग बोलेंगे भाई 500 रुपए में मैं, मतलब अगर 4 लोग जा रहे हैं 2000 रुपए खर्च करके और वो 4 बर्गर खाते हैं और उस 4 बर्गर से उनका पेट भी नहीं भरता, तो उससे बेटर ये नहीं है कि वो 2500 रुपए में एक कढ़ाई खा लें 1 किलो। तो ये चीज मुझे कौन बताएगा? जब मेरे पास लाहौर के लोग होंगे तो मुझे बोलेंगे भाई या तो आप अपनी एक डील ऐसी बनाएं कि जिसके अंदर 1 से या 1.5 बर्गर के साथ कोई फ्राइड चिकन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फ्राइज की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, वहां के लोगों की डाइट ज्यादा है, या वहां के लोग इस टाइप का प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, तो आप चिकन बर्गर छोड़ें, आप बीफ बर्गर बना दें वहां पे। और बीफ बर्गर के अंदर नॉर्मल पेटी जो 110 ग्राम की होती है, हम वहां इंट्रोड्यूस करेंगे 200 ग्राम की पेटी, बड़ा बर्गर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हो सकता है कि ये जब चीजें मैं लाहौर के लोग हायर करूं, जो अभी आशी बात कर रही थी कि मैं लाहौर के लोग हायर करूं, मैं वहां से सर्वे करवाऊं, मैं लोगों से पूछूं, उनसे सारी चीजों को करवाऊं, देन मैं वो चीज इंप्लीमेंट करूंगा, तो शायद मेरी कंपनी के अंदर मैं उस चीज को इम्प्लीमेंट करके इम्प्रूव कर पाऊं। और इसी तरीके से अगर इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात करूं, अगर हम KFC की एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे KFC कहाँ का ब्रांड है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? अमेरिका। क्या एक अमेरिकन बता सकता है, या आप, जी। चले आपसे एक सवाल करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि जर्मनी के लोगों को क्या पसंद है? नहीं। और अगर आपको यहाँ से बैठ के जर्मनी में एक रेस्टोरेंट ओपन करना हो, या चले रेस्टोरेंट छोड़ें, जर्मनी में एक बिजनेस ओपन करना है आपने, क्या करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे आप? सर पहले तो मैं सर्च करूंगी कि वहाँ पर जो है ना क्या प्रोडक्ट फेमस है, या अगर मैं खाने से रिलेटेड हूँ तो उन्हें क्या चीज़ खाने में पसंद है, उसकी रेसिपी मालूम करूंगी, फिर उस हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट करूंगी चीज़ों आप पे। सबसे पहले जब जर्मनी के बारे में सर्च करेंगे ना, आपको सारी की सारी चीजें जर्मन लैंग्वेज में मिलेंगी, सर वहां के उसे लोगों के ट्रांसलेट रिव्यूज। कर लेंगे इंग्लिश में। एग्जैक्टली ये तो अभी की बात कर रही है ना आप, गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लेंगे और ये वो। हम बात कर रहे हैं अगर 20 साल पहले की मेंटेलिटी के ऊपर बात करें, जहां लोगों के पास ये फैसिलिटीज नहीं थी इंटरनेट की, कि एक पैराग्राफ लिया, उसको आपने गूगल के ऊपर किया और नीचे लिख दिया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वो एकदम 1 सेकंड के अंदर पूरा ट्रांसलेट करके दे देगा। पहले आपको लैंग्वेज आनी चाहिए थी, तभी आप वो काम करते, ऐसा ही है।
यस। उस सिचुएशन, अब जैसे केएफसी है, केएफसी तो 1960s का ब्रांड है ना, तो जब केएफसी ने ये चीज सोची कि मैं पूरी दुनिया में जाऊंगा, तो वहां के लोगों को तो उर्दू नहीं आती होगी, वहां के लोगों को तो हिंदी नहीं आती होगी, वहां के लोगों को तो जर्मन नहीं आती, वहां के लोगों को अरेबिक भी नहीं आती होगी, फ्रेंच है, इटालियन है, मतलब हजारों लैंग्वेजेस है ना दुनिया में। तो जब उन्होंने डिसाइड किया था 1960s में कि भाई हमने पूरी दुनिया में अपने रेस्टोरेंट ओपन करना है, उनके पास तो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, तो वो क्या करते, कैसे प्रमोट करते पूरी दुनिया के अंदर? उन्होंने हर कंट्री के लोग हायर किए। भाई पाकिस्तान में हमें रेस्टोरेंट ओपन करना है केएफसी, तो उन्होंने सबसे पहले वहां के लोग हायर किए, 3 4 5 लोगों को हायर करने के बाद बोला आप सर्वे करके बताएं, क्योंकि आप उर्दू में क्वेश्चन करें लोगों से, हर बंदे को इंग्लिश थोड़ी आती है, आप पूछें लोगों से कि आपको किस टाइप का बर्गर पसंद है, उस बर्गर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। सबवे का नाम सुना है आप लोगों ने? जी। सबवे का आपको कॉन्सेप्ट पता है? सबवे आया इजाद कैसे हुआ है? नहीं। इकरा आपको पता है? कुलसूम, उबैद? चलें, सबवे का जो नाम है ना, वो बेसिकली अगर इसको आप देखिए ना, सब का मतलब क्या है? सबमरीन। सबमरीन पता है ना क्या होती है? जो पानी के अंदर रहती है। यस। तो जब सबमरीन बनाई गई, तो सबमरीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने तक पानी के अंदर रहती है, और पानी के अंडर वाटर ही वो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो अंडर वाटर ही होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि अंडर वाटर अब वो क्या करेंगे? उनको कुछ खाना बनाना हो, कुछ पकाना हो, तो क्या आपको लगता है कि वो सबमरीन के अंदर चूल्हा ऑन करके कुछ पकाना शुरू कर देंगे, बारबेक्यू तलना शुरू कर देंगे? अगर ऐसा करेंगे वो, तो क्या होगा? जितने जितने अंदर है ना, वो सारे के सारे बेचारे अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। आप नॉर्मल घर की एग्जाम्पल ले लें, जब आप घर के अंदर कुछ पकाते हैं और सडनली आपका एग्जॉस्ट काम नहीं कर रहा होता, दरवाजे बंद होते हैं, और धुआं जो होता है वो आपके पूरे घर के अंदर भर जाता है, तो आप लोग क्या कर रहे होते हैं? सारे एक दूसरे को देख रहे होते हो, खांसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी वेंटिलेशन नहीं होती। तो सबमरीन तो एक वैसे ही एक कैप्सूल है, उसके अंदर तो वेंटिलेशन का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो बताएं कि किस तरीके से फिर वो वहां करेंगे? तो उन्होंने बोला जब हम 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के लिए जब हम पानी के अंदर होंगे तो हम खाएंगे क्या? तो उन्होंने बोला कि भाई हम एक काम करते हैं, हम इस टाइप का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम ठंडा खा सकें। तो उन्होंने क्या किया, एक बर्गर का वो सैंडविच टाइप कर लिया, उसी के अंदर उन्होंने क्या किया, वेजिटेबल्स रखी फ्रेश, और उसी के ऊपर उन्होंने मीट रखा कोल्ड, और उसको खाना शुरू कर दिया सॉसेस डाल के। और वो इतना हेल्दी फूड था क्योंकि सारी चीजें फ्रेश थी। करते 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 जब वो लोग रिटायर हो जाते थे, या तो जब वो अपने घर पे होते थे, क्योंकि उनको खाने की आदत हो गई थी, सबवे का जो प्रोडक्ट है सैंडविचेस, कोल्ड सैंडविचेस, तो वो रिक्वायर करते थे कि वही सैंडविच उनको मिले, तो वो घर में बना लेते थे, अपने दोस्तों को बुला के पार्टीज करते थे, तो उनको रेफर करते थे, यार ये वाला सबवे खा के देखो, या ये बेसिकली जो बर्गर है, ये बर्गर खा के देखो, ये अच्छा है। तो वो करते 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 इसकी नीड इतनी बढ़ गई कि उसको उन्होंने क्या किया, एक ब्रांड बना दिया। जो एक सबमरीन, जो एक एक नेवी के लोगों के लिए एक फूड बनाया गया था, आज वो पूरी दुनिया में हर जगह मिलता है। और सबवे की, अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें, दुनिया में सबसे ज्यादा जो ब्रांचेस है ना, वो सबवे की है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने डाइवर्सिटी कल्चर को प्रमोट किया, उन्होंने उस नीड को जो लोगों को चाहिए था वो चीज प्रोवाइड की। और वो कैसे उनको पता चला? सर्वे करके। अब वो सर्वे कैसे किया? जब उनको वहां के लोगों के बारे में पता था। पॉइंट समझ आ रहा है आपको कि डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है एक बिजनेस के अंदर? अच्छा, अब डाइवर्सिटी के 2 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, और दूसरा होता है डीप लेवल डाइवर्सिटी। अच्छा, सरफेस लेवल डाइवर्सिटी ना बहुत आसान है, उसको आप यूं पकड़ लेंगे। कैसे? चाइनीज अगर आपके सामने खड़े हो और एक पाकिस्तानी खड़ा हो, तो आप इन दोनों में से पहचान पाएंगे चाइनीज कौन है, या मुश्किल होगी? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, पहचान जी लेंगे। जी, पहचान गलत हो लेंगे। जाएगा। मतलब जी, मतलब एक पाकिस्तानी खड़ा हो, एक चाइनीज खड़ा हो, आप आसानी से पहचान लेंगे कौन चाइनीज है, कौन पाकिस्तानी है। जी। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपसे कोई बात कर रहा हो कॉल के ऊपर, ठीक है, हम्म। और वो चाइनीज में बात कर रहा हो, तो आप पहचान लेंगे कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये डिफरेंट नहीं। लैंग्वेज बोल रहा है। क्यों? हम्म, भाई वो चाइनीज बोल रहा है आपसे, तो आप नहीं पहचान पाएंगे।
नहीं पहचान जाएंगे सर पहचान अगर लेंगे, वो पाकिस्तानी पहचान जाएंगे। हुआ एग्जैक्टली फिर। हाँ। इसी तरीके से क्या आप किसी को देख के उसकी एज के बारे में नहीं पहचान लेते कि ये जवान है, बुढ़ा है, बच्चा है? जी क्या आप एक 3 साल के बच्चे और एक 50 साल के आदमी में फर्क कर सकते हैं? जी तो ये होती है बिल्कुल। सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, जो जेंडर, रेस, एथनिसिटी, एज, डिसेबिलिटी, जो मतलब आपको आसानी से आप नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी दूसरी डाइवर्सिटी के लेवल के ऊपर, जो है डीप लेवल डाइवर्सिटी। डीप लेवल डाइवर्सिटी क्या है? पर्सनैलिटी, प्रेफरेंसेस, आप कह लें, जैसे फर्ज करें अब डीप लेवल डाइवर्सिटी के अंदर इस तरह आप एग्जांपल ले लें कि एक इंडियन को खड़ा कर दें और एक पाकिस्तानी को खड़ा कर दें। क्या आप पाकिस्तान के अंदर नहीं, बाहर किसी और, आपको दुबई में 2 लोग मिल जाए, क्या आप पहचान पाएंगे कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी है देख के? सर पहचान जाएंगे। कैसे, बताएं। सर उनके मतलब इंडियन दो में दो सर होते हैं? नहीं मतलब थोड़ा डिफरेंट होते हैं वो हम लोगों कैसे से। डिफरेंट? बताएं, बताएं कैसे डिफरेंट होते हैं, बताएं। कुलसुम, आवाज नहीं आ रही आपकी। उनकी ड्रेसिंग से। कैसे, क्या पहनते हैं भाई? वो भी जीन्स पैंट पहनते हैं, हम भी जीन्स पैंट पहनते हैं। अच्छा, आप इससे जो कुलसुम बात कर रही है ना, उससे मुझे एक फनी स्टोरी याद आ जाती है। इंडियन मूवीज तो तकरीबन आप सब देखते होंगे। जी सर। इंडियन इंडियन मूवीज के अंदर जब कोई मुसलमान को दिखाना होता है तो किस तरह दिखाते हैं? कि वो व्हाइट कुर्ता पहना हुआ, शलवार कमीज पहना एक देंगे, मफलर पहना हुआ होता है। उसको टोपी पहना एग्जैक्टली देंगे। और हाँ, यस सुरमा यस। लगाते हैं, हाथ में तस्बीह होती है, और उसके पान खा के उसके होंठ जो है वो लाल हुए वो होते हैं, और एक मसला भी होता है। जी गाल के ऊपर मस्सा भी होता है एक। हाँ वही, एक मसला भी होता है। ऐसे ही है। ठीक है, तो क्या सारे मुसलमान वैसे होते हैं? नहीं सर, दुबई में तो बहुत मुश्किल हो जाता है पहचानना, क्योंकि वहाँ ड्रेसिंग सब वही जीन्स एग्जैक्टली और ये सब। लेकिन आप यही उनकी चीज। लैंग्वेज से उन्हें कर सकते हो। जब वो बोलते हैं ना तो उस वक्त आप उनको कर सकते हो, लेकिन वैसे ड्रेसिंग से नहीं कर सकते। वहाँ पर कोई नॉर्मली जी, शलवार कमीज पहन ही नहीं रहा होता कि आप मुसलमान हो उसमें वो करोगे ना। वो तो माथे जब पे आप जो जब सिंदूर जी लगा जी होता जी है वो भी नहीं लगा होता फीमेल्स में या एग्जैक्टली मेल्स में, तो इस वजह से। एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो जो सिंदूर वगैरह वाली कहानियां है ना, ये तो बहुत आउटडेटेड हो गई हैं। अब अगर आप जाए ना इंडिया में, या आप ऐसे कहीं जाए, आपको नॉर्मल इंडियन लोग जो है, हिंदू मैरिड भी हैं ना, वो आपको कोई मंगलसूत्र पहने जी हुए जी दिखेंगे, ना वो आपको सिंदूर लगाए हुए देखेंगे। ये सारे वो स्टीरियोटाइप्स हैं जो बेसिकली वो जो मुसलमान को दिखाने के लिए वो मस्सा लगा के टोपी पहना देते हैं ना, हाँ इसी नहीं, मैं तरह वही तो हिंदू बता रही हूँ। अब तो ये सब चीजें नहीं है, वो तो नहीं पहले है। था। लेकिन अभी आप दुबई में जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, तो ये नहीं है कि मुसलमान है तो शलवार कमीज पहनेगा, हिंदू है तो वो जो है वो सिंदूर लगा के घूमेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उनकी लैंग्वेज से आप उन्हें कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। तो पॉइंट क्या है कि अच्छा, अब जब वो दोनों खड़े हुए हैं, बंदा एक पाकिस्तानी एक इंडियन खड़ा हुआ है, वो कोई बात नहीं कर रहे, आपसे उनको देख रहे हैं, तो आप उनको पहचान नहीं सकते। तो इसका मतलब उनकी सरफेस लेवल डाइवर्सिटी है ना, वो तकरीबन सेम है। तो अगर आपने उनको जज करना है सेम तो आपने क्या करना है, उनका इंटरव्यू करना होगा, उनसे पूछना होगा। जब वो कुछ बोलेंगे क्या। तो हो सकता है कि उनके बोलने का अंदाज, उनकी जो लैंग्वेज है या उनके जो वर्ड्स है, हम्म। क्योंकि हिंदी और उर्दू जो है तकरीबन सिमिलर है, लेकिन अल्फाज चेंज है। जैसे हम बोलते हैं मुश्किल हो जी रही है, तो वो बोलते हैं दिक्कत हो रही है। तो आपको समझ आ जाएगा कि जी हाँ, ये तो भाई जो है ये इंडिया से आए हुए भाई साहब है। ठीक है, तो पॉइंट इज कि जो जो चीजों को हमें फर्दर जाके इन्वेस्टिगेट करके पता करना पड़ता है, वो डीप लेवल डाइवर्सिटीज होती हैं। और जो सरफेस लेवल डाइवर्सिटीज होती है, वो हमें आसानी से पता चल जाती है। एक बच्चे और एक बूढ़े में डिफरेंस, एक लड़का एक लड़की के अंदर डिफरेंस, एक आप चाइनीज और एक पाकिस्तानी के अंदर डिफरेंस। तो ये बहुत आसानी से जो हम चीजों को कैप्चर कर लेते हैं, वो सरफेस लेवल डाइवर्सिटीज होती हैं। ठीक है, तो बस हम यहीं तक रखते हैं आज। तो कोई सवाल तो पूछें इस टॉपिक से रिलेटेड, एचआर मैनेजमेंट से रिलेटेड, डाइवर्सिटी से रिलेटेड। कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज लग रही है जो नहीं आपको समझ आई हो, या कोई सवाल हो आपका? सर, अगर हम एचआर डिपार्टमेंट होते हैं, एज अ मैनेजर हैं, अब हमारी पोस्ट भी ऐसी है और हमें हायरिंग करनी है और हमारे पास 500 सीवीज है,
जैसे कि अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर एक पोस्ट आती है तो उसके लिए जी जी तो जी। हम किस तरह जज करेंगे कि हमें किन लोगों को बुलाना चाहिए, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर उसके बाद गुड। शॉर्ट लिस्ट करके हम इंटरव्यू लेंगे। तो उस वक्त हम क्या चीज़ें जज करेंगे कि एक अच्छा एम्प्लॉय हम चूज कर लें अपनी कंपनी के लिए। इसे मैं कहूँगा बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन, ये आप सबको करना चाहिए था, जो नहीं किया। उसका आसान आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी ये दिख रही है आपको? जी 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 ये चैप्टर्स दिख रहे हैं आपको? जी। ये जिसके अंदर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू एचआर, मैनेजिंग डाइवर्सिटी, मैनेजमेंट एनालिस्ट, मैन पावर मैन प्लानिंग, पावर प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। सिलेक्शन। उसके बाद ये है ट्रेन, टीआरजी का मतलब है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट टीम वर्क, फिर प्रोजेक्ट है, फिर टीम वर्क मोटिवेशन है, देन ये कम्युनिकेशन है। ये सारी चीजें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपका सवाल था ना वो ये है। जी आप ये सवाल कर रही थी कि ये मैंने एक ऐड लगाया, ऐड लगाने के बाद जी लोगों ने मुझे सीवीज भेजी, कैंडिडेट आ गए, ये पूल आ गया, इस पूल के अंदर इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे मैंने ऐड लगाया, 1200 लोगों ने अप्लाई कर दिया, मैंने उनमें से 200 लोगों को बुलाया, इंटरव्यू मैंने 150 का किया, मैंने 100 लोगों को ऑफर की और मैंने 50 लोगों को हायर कर लिया। ये टेक्निक्स होती हैं, ये सारे टूल्स होते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी, कैसे हम इसको आप कह लें कि जज करते हैं कि कौन बंदा मेरे कंपनी के अंदर या मेरे जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं जिसको हायर करने जा रहा हूँ, वो किस तरीके से मेरे कंपनी के हिसाब से पूरा उतर रहा है। क्योंकि देखिए इंटरव्यू के टाइम ही आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है ना। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अभी तो आपसे काम ही नहीं करवाया होता, इवन आपको आपकी डेस्क तक नहीं दिखाई गई होती, तो वो कैसे बता सकता है कि ये बंदा मेरी कंपनी के अंदर ये काम कर लेगा। तो बेसिकली इंटरव्यू टेक्निक्स होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, ये मल्टीपल चीजें हैं। तो वो एक एक स्ट्रेटेजीज है, उन एक एक स्ट्रेटेजीज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम 1000 लोगों में से 5 लोग निकाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के, अपनी मर्जी के, वो हम इस पूरे एचआर के टॉपिक में हम कवर करते हैं। तो बेसिकली ऑब्वियसली एक क्लास में या 2 क्लासेस के अंदर तो मैं इस चीज को ना समझा पाऊंगा, अगर मैं समझाना भी चाहूँ तो आपको समझ नहीं आ पाएगी वो बात, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हैं और सिर्फ हम वहां उसकी हायरिंग तक का प्रोसेस ही देखते हैं। क्योंकि देखें, इसका आपका एक छोटा सा क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। आपने एक बंदा हायर कर लिया, आपने एक ऐड लगाया, ठीक है, ऐड लगाने के बाद ऑब्वियसली 110% आपने उस ऐड को कहीं ना कहीं पोस्ट किया होगा, आपने इंडीड पे लगाया होगा, या आपने फेसबुक पे लगाया होगा, या आपने लिंक्डइन पे लगाया होगा, कहीं ना कहीं आपने पोस्ट किया होगा, या आपने न्यूज़पेपर पे दिया होगा। तो उस ऐड लगाने के लिए कुछ पैसे खर्च किए होंगे आपने, सही है। पैसे खर्च करने के बाद आपने क्या किया, इंटरव्यू करे। तो जब इंटरव्यू के लिए आपने उन लोगों को बुलाया तो कोई ना कोई वेटिंग एरिया बनाया होगा आपने, जहां जी पे लोग बैठेंगे, वहां पे एसी ऑन किए होंगे आपने, वहां पे हम्म हो सकता है उनको सबको पानी पिलाया हो सकता है चाय भी पिलाई हो। अच्छी कंपनीज होती है, वेटिंग एम्प्लॉयज होते हैं इंटरव्यू वाले, उनको चाय भी पूछते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपने एक रूम ऐसा अलाइन किया हुआ होगा जहां पे एक बंदा बैठ के इंटरव्यू ले रहा होगा। समटाइम्स 1 पर्सन होता है, समटाइम्स 3 to 5 पर्सन होते हैं। फिर जिस रूम में इंटरव्यू हो रहे होते हैं वहां का भी एसी चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एक इंटरव्यू के अंदर लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाता, 2 या 3 इंटरव्यूज होते हैं। उसके बाद कहीं जाके आपको लगता है कि आपने एक बंदा हायर किया, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का आपने ऐड लगाया, ठीक है। और उसके बाद आपने जो इंटरव्यू किए तो उस इंटरव्यू में एसी का बिल और लाइट्स का बिल, चाय पानी का बिल, मिला मिला के आप समझो आपके 20,000 रुपए का खर्चा वो हो गया। 30,000 रुपए आपने अभी तक खर्च कर दिए। फिर आपने उस बंदे को हायर कर लिया, और हायर करने के बाद समझे 20,000 रुपए उसकी सैलरी आपने रखी। 3 महीने बाद आपको पता चलता है कि ये बंदा मेरी कंपनी के काबिल ही नहीं है। तो 3 महीने के अंदर आपने उसको 60,000 रुपए दे चुके होंगे आप। टोटल मिला के आपके कितने हो गए, 90,000। ऐसा ही है, जो 90,000 आप खर्च कर चुके हैं। मैं बहुत छोटा अमाउंट बता रहा हूँ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 90,000 रुपए आपने खर्च कर दिए। उसके बाद आपको पता चला कि ये बंदा तो आपकी कंपनी के काबिल ही नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। वही 10,000 रुपए का दोबारा ऐड लगाएंगे, फिर वही आप क्या करेंगे, उसको सैलरी के ऊपर हायर करेंगे, फिर वही आप इंटरव्यू कॉस्ट लगाएंगे, फिर आप उसको ट्रेन करेंगे। अभी आपने 3 महीने इसको सिखाया, आपको पता चला ये तो सीखने के काबिल ही नहीं है, नया बंदा हायर करें। देन आप दोबारा उसको सिखाने के लिए करेंगे, मतलब आपने एक को एबीसीडी पढ़ाया और उसको एफ तक पढ़ाने के बाद आपको लगा नहीं यार ये बंदा तो काम का ही नहीं है मेरे, आपने उसको निकाल दिया।
दोबारा ऐड लगाया, बंदे को हायर किया, उसको दोबारा ABCD से पढ़ाना पड़ेगा आपको, तो ये भी तो कॉस्ट है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो कंपनीज है ना, बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, HR मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल एक स्टेज है। पाकिस्तान में आप किसी से पूछे HR वाला क्या करता है, आपको 100% क्या आंसर मिलेंगे कि भाई हायर करता है, ट्रेन करता है और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है बस, या अटेंडेंस, कोई बोल देगा अटेंडेंस देखता है। ये काम नहीं है HR का। अगर एक अच्छा और इफेक्टिव HR मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है आपकी कंपनी के अंदर, आप कभी भी उस कंपनी को ग्रो कर ही नहीं सकते। मैंने इस क्लास के स्टार्ट होने में एक वो पिज्जा वाली एग्जांपल दी थी कि आप दुनिया में हर जगह से जहां सबसे अच्छा केचप मिलता है वहां से केचप मंगवा लें, जहां सबसे अच्छा आप कह लें मैदा मिलता है आप वहां से मैदा इंपोर्ट करवाएं, जहां दुनिया में सबसे अच्छा बीफ मिलता है आप वहां से बीफ मंगवाएं, जहां दुनिया में सबसे अच्छा ओवन मिलता है आप वो ओवन मंगवा लें, लेकिन आपका जो वो पिज्जा बनाने वाला बंदा है ना वही अनाड़ी है। तो वो जो इतने जबरदस्त और इतने महंगे इंग्रेडिएंट्स है ना, वो सब मर्ज करके वो एक अच्छा पिज्जा बना नहीं सकेगा। और आप एक नॉर्मल सा बंदा लेके आ जाए जो अच्छा बंदा हो, जिसको सारा तरीके का पिज्जा बनाना आता हो, और उसको आप लोकल इंग्रेडिएंट्स दे दें, आप है होममेड उसको, मतलब नॉर्मल गली से आप जो आपके नॉर्मल गली मोहल्ले में बीफ वाले बैठे होते हैं, आप वहां से बीफ ला के दे दें उसको। आप अपने घर के गली के अंदर जो किराना स्टोर है वहां से उसको मैदा ला के दे दें, देखिए वो उसी सामान से कितना अच्छा पिज्जा बना के देगा आपको। तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने वो अच्छी हायर कर ली तो आपके 50% या इवन 90% जो काम है ना पहले ही सॉल्व हो जाते हैं प्रॉब्लम आने से पहले। और अगर आपने अच्छे लोग ना हायर किए हो तो कंपनी लॉस में चली जाएगी सर। कंपनी लॉस में जाएगी। अब फर्ज करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं कि क्या आज की क्लास आप लोगों को कुछ समझ आई? मैं उससे रिलेटेड एक एग्जांपल दूंगा। जी सर। अगर आज कोई बंदा, एक ऐसा बंदा आपको बिठा के, मैं फर्ज करें मैं नहीं होता और मैं एक बंदे को हायर करता और उसको HR के बारे में नहीं नॉलेज होती इतनी ज्यादा, और वो आपको क्लास दे रहा होता, क्या आप लोग सेटिस्फाई हो पाते? नहीं। क्या आपके जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए, और बड़े, आज मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि बड़े जबरदस्त और रेलेवेंट क्वेश्चंस आए, तो क्या जिस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने किए, क्या उसको मैं वो बंदा आंसर कर पाता उस तरीके से? नहीं। नहीं। फिर आप लोग क्या बोलते हैं, भाई कोई बेवकूफी होगा ये क्लास लेगा। जी। तो पॉइंट इज कि यहाँ पे भी, इस क्लास के अंदर भी अगर हम एग्जाम्पल रखें तो यहाँ पे मेन फैक्टर क्या था? ह्यूमन रिसोर्स। क्या ये नोट्स किसी को भी दे दिए जाए तो क्या वो पढ़ा लेगा? नहीं। जो बंदा उस काबिल होगा उस नोट्स को पढ़ाने का, वही पढ़ा सकता है। इसी तरीके से आप अपना कोई बिजनेस ओपन करते हैं, आप फर्ज करें कि आप एक टेक्सटाइल कंपनी खोल लेते हैं और उसके अंदर आप क्या करते हैं, ब्रांडेड सूट्स को आप अच्छे तरीके से, जो नॉर्मल एक जैसे खाड़ी, कैम्ब्रिज और XYZ जितने भी ब्रांड्स हैं, जे डॉट वगैरह जो करते हैं, वो क्या करते हैं, एक अच्छा फैब्रिक लेते हैं, एक अच्छे टेलर से सिलवाते हैं और उसको फिर देन बेचना शुरू कर देते हैं। 10,000 रुपए का वो सूट बेचते हैं, जिसका कपड़ा उन्होंने 500 रुपए का लिया होता है और सिलाई के उन्होंने 100 रुपए दिए होते हैं या 200 रुपए दिए होते हैं, बहुत मैक्सिमम। तो अब मुझे बताएं, 700 रुपए की कॉस्ट वाली चीज वो 10,000 रुपए की क्यों बेचते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जो कपड़ा खरीदा ना, वो कपड़ा अच्छा खरीदा। और वो अच्छा कपड़ा कैसे खरीद लिया? क्योंकि जिसको उसको खरीदने के लिए जो मार्केट में गया होगा ना, उसको उस कपड़े की पहचान थी। तो इसका मतलब वो बंदा सही था जिसको हमने कपड़ा खरीदने के लिए भेजा था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो जो सीने के लिए बैठा हुआ है बंदा, वो राइट पर्सन था मेरा, तभी उसने अच्छा कपड़ा सिया। इसी वजह से आपने उस सूट को देख के उस सूट को खरीदने की, मतलब एक जो कह लें कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी हुई कि नहीं ये अच्छा सिलाई हुई हुई है, ये अच्छा डिजाइन है, मुझे लेना चाहिए। तो हर फैक्टर के अंदर अगर आप नोट करें ना, तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज बाद में आती है, पहला ह्यूमन रिसोर्स है। तो इसी वजह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इटसेल्फ पाकिस्तान में बहुत, कह लो, मैं आपको बता दूं कि इतनी कोई ज्यादा
कंपनीज फॉलो नहीं करती, लेकिन जो कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को फॉलो करती हैं तो वो फिर ऐसे लोगों को ही हायर करती हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर पूरा उतरते हो, जिनको पता हो मुझे सिलेक्शन कैसे करनी है, जिनको पता हो कि मुझे हायरिंग कैसे करनी है, जिनको पता हो ट्रेन कैसे करना होता है, जिनको पता हो कि जॉब प्लेसमेंट क्या है, जिनको पता हो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब कैसे डिसाइड करते हैं। वो हर चीज, वो हर एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप किसी जगह इंटरव्यू देने जाएंगी ना, एज अ HR असिस्टेंट या एज अ HR मैनेजर, मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ, ये तो आप मुझसे लिखवा लें कि इंटरव्यू जो आपका ले रहा होगा ना, उससे ज्यादा नॉलेज आपको होगी HR के बारे में, गारंटी। बस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या सिनेरियोस बनते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। आप एक काम कर दें कि अभी क्लास लेफ्ट करने से पहले अपने पूरे नाम टाइप कर दें मैसेज के ऊपर, यहीं पे इस क्लास के अंदर ही, या मुझे आप अपने व्हाट्सएप से मैसेज कर दें, जो हम जिस पे आपको लिंक भेजा गया था उसी के ऊपर आप मैसेज कर दें कि आप यू हैव कंडक्टेड द क्लास, ताकि फिर हम फर्दर जो भी चीज़ें उसको हम डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से उम्मीद है कि जल्दी मुलाकात हो। ओके सर। ओके, थैंक